हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। आइएगा, आज प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात पादप कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। पादप कोशिका, ठीक है, किधर है पॉइंट? पादप कोशिका। इससे पहले हम जो है प्रोकैरियोटिक और पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक पढ़ना है, जो पादप सेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक कोशिकांग के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल्स में, एक एक कोशिकांग के बारे में, है ना। तो आइएगा, स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि एनटीपीसी के लिए भी है क्या सब्जेक्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए भी, ठीक है। पीसीएस के लिए तो है ही, मतलब जितने भी जीएस आता ही है सभी पेपरों में, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्य भाषा में बीईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षक अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, क्योंकि दो प्रकार की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। दो प्रकार की सेल्स कौन सी होती हैं? एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब हमने पहले ही बताया था आपको, प्रीमेटिव, यानी कि प्राचीन, है ना, प्राचीन। इसका मतलब क्या है कि प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और प्राचीन। और कैरियोटिक से क्या आया है? कैरियोन आया है। और कैरियोन का अर्थ आपको पता है क्या होता है? केंद्रक होता है, अर्थात न्यूक्लियस होता है। केंद्रक होता है अर्थात न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है वह न के बराबर अर्थात कम विकसित रहता है। क्या कहता है? न के बराबर अर्थात कम विकसित रहता है। और दूसरी सेल्स कौन सी है? दूसरी सेल है आपकी यूकैरियोटिक। कौन सी? सॉरी, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, यानी कि पूर्ण विकसित। यानी कि क्या होता है? पूर्ण विकसित होते हम, क्या होता है? पूर्ण विकसित। और कैरियोटिक से फिर वही कैरियोन आया आपका। कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस होता है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है वह पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। इसीलिए इन सेलों को क्या कहा गया है? यूकैरियोटिक सेल्स कहा गया है। क्या कहा गया है? यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। क्लियर है पॉइंट? आइए देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। पादप कोशिका में भी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। देखिएगा, अब पादप कोशिका जो है, जो उसके ऊपर जो बाहर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो होती है वास्तव में वह क्या होती है? कोशिका भित्ति कठोर संरचना होती है। क्या होती है? कठोर संरचना होती है। और ये सिर्फ यानी कि पादप कोशिका में ही पाई जाएगी। कोशिका भित्ति केवल और केवल किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका में पाई जाएगी। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। ठीक है, सेल वॉल को ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? या कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? देखिएगा, ये जो बाहर की जो लेयर बनी हुई है, ये बाहर की लेयर जो है, इसे ही रेड कलर की, इसे ही क्या कहा गया है? सेल वॉल कहा गया है, अर्थात कोशिका भित्ति कहा गया है। कोशिका भित्ति के बारे में समझिएगा, कोशिका भित्ति क्या कर रही है? कोशिका भित्ति वास्तव में जो पदार्थ होते हैं, है ना, जो कण होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटीन के कण होंगे, विटामिन के कण होंगे, कार्बोहाइड्रेट के कण होंगे, जल के कण होंगे, तो उनको आर पार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कोशिका भित्ति करती है। यानी कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? आर पार पदार्थों को पहुंचाने का गुण किसमें होता है? कोशिका भित्ति में होता है। अब कोशिका सेल को किसी चीज की आवश्यकता है ना, तो क्या करेगी? ग्लूकोज की आवश्यकता है सपोज दैट, तो ग्लूकोज का एक कण, किसका? ग्लूकोज का एक कण, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत जटिल ग्रुप होता है ना, देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक कंटेंट को।
होता क्या है बेसिकली, ये देखिएगा बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हमें क्या मिलता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट ही जब एंजाइम के संपर्क में आता है, किसके, एंजाइम के संपर्क में आता है, तो क्या करता है, यह ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, वास्तव में एक कण है। ग्लूकोज क्या है, एक कण है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जटिल, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोजों के कण मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। एंजाइम देखिएगा, हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, वह एंजाइम का स्रावण करती हैं। और जो मिश्रित ग्रंथि है वो दोनों का स्रावण करती है ना, यानी कि हार्मोन्स का भी करेगी और एंजाइम का भी करेगी। ठीक है, उसी के बाद में जैसे आपने क्या लिया, आपने फैट लिया, वसा लिया। जब आपने वसा को लिया दूध के रूप में, घी के रूप में, चर्बी के रूप में, है, तो क्या होता है, जब ये एंजाइम के संपर्क में आता है फैट, तो ये किसमें टूट जाता है, अमीनो एसिड में टूट जाता है। किसमें, अमीनो अम्ल में टूट जाता है, जब ये किसके संपर्क में आता है, फैट एंजाइम के संपर्क में आता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो वही एक कण, वास्तव में अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड 20 होते हैं। हमारे बॉडी में कितने होते हैं, 20 होते हैं, जो 10 अनिवार्य होते हैं और 10 अनिवार्य होते हैं। अर्थात 10 की ही हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, 10 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने बताया कि कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वास्तव में क्या कार्य करती है, पदार्थों को आर पार पहुंचाने का गुण रखती है। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। दूसरा फैक्ट क्या है इसका, दूसरा फैक्ट ये है कि ये कोशिका को सुरक्षा करती है। यानी कोशिका की सुरक्षा कौन करती है, सेल वॉल करती है, क्योंकि बाहर की तरफ आवरण आ गया है तो क्या हो रही है, जो अंदर ऑर्गन्स हैं, है ना, उनकी सुरक्षा करती है। और एक इसे निश्चित आकार भी देती है। क्या करती है, एक इसे निश्चित आकार भी देती है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े पौधों में जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वह सेलुलोज की बनी होती है। इसकी, सेलुलोज की। और सेलुलोज क्या है, वास्तव में सेलुलोज एक जटिल शुगर है। क्या है, जटिल शुगर है। क्लियर है पॉइंट, क्या है, एक जटिल शुगर है। ऐसे ही अगर हम बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, तो जो कवक होते हैं, कवक, ईस्ट और कीट, तीनों को ध्यान सुनिएगा, कवक, ईस्ट और कीट, यानी कि इंसेक्ट्स जिसे बोलते हैं, उनका जो कोशिका भित्ति बना होता है वह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन। काइटिन भी वास्तव में क्या है, एक जटिल शुगर है। क्या है, एक जटिल शुगर है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज ही है। क्या है, सेलुलोज। और सेलुलोज कपास के तंतु में पाई जाती है। आ रही है बात समझ में, सेलुलोज किसमें, कपास के तंतु में। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सहवाल को किस किस श्रेणी में रखेंगे, तो सहवाल को हम किस में रखते हैं, पौधों की श्रेणी में रखते हैं। इसकी पादप की श्रेणी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो सहवाल होता है, सहवाल का रंग क्या होता है, हरा होता है। और वो हरा रंग किस लिए हो रहा है, क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफिल के कारण हो रहा है। तो क्लोरोफिल है तो वह भोजन बना रहा है। क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है। तो इसीलिए हम उसे किस में रखते हैं, पादप में रखते हैं। किसको, सहवाल को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब जो माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया है उसके बारे में हम आपको पीछे पढ़ा चुके, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति उसमें नहीं होती है। क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो सबसे छोटा जीव जो है पूरे विश्व में या प्रकृति में, वह माइक्रोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जीवाणु की अगर हम बात करें, किसकी, जीवाणु की, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह पेप्टो
पेप्टोग्लाइका की बनी होती है। इसकी पेप्टोग्लाइका, ठीक है, इसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइका की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम आए इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है? ये जो ब्लैक कलर की हमने अंदर बनाई हुई है, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है वास्तव में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका द्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? जो इसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है उसे जो बाहर से क्या दे रही है? एक आकार दे रही है, बाहर नहीं जाने दे रही है, वह कौन सी झिल्ली कार्य कर रही है? वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य झिल्ली कार्य कर रही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में दोनों में होती है, पादप शैल में भी होती है और जंतु शैल में भी। इसमें पादप शैल में भी होती है और जंतु शैल में भी होती है, अर्थात पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। ये किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बिल्कुल ध्यान से समझना है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। देखिएगा, हम थोड़ा लिखने के लिए रफ कर रहे हैं, समझिए। लाइपोप्रोटीन क्या है? लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं हम। तो लाइपोप्रोटीन जो है वास्तव में, लाइपो का मतलब क्या होता है? लिपिड। क्या? लिपिड, अर्थात यह लिपिड प्लस किससे? प्रोटीन से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लाइपोप्रोटीन कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइपोप्रोटीन। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर की हमने बनाई है बाहर की लेयर, क्योंकि दो लेयर होती हैं, एक तो होती है सेल वॉल और दूसरी कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये क्या है? वास्तव में जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुल जाती है। क्लियर है पॉइंट? क्या हो जाती है? जल में घुल जाती है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वास्तव में वह चयनात्मक पारगम्यता का गुण रखती है, अर्थात अर्ध पारगम्यता का गुण रखती है। क्या? अर्ध पारगम्यता, ठीक है। क्यों? समझिएगा। वही सेल्स को जिनकी आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता है सेल्स को, कोशिकांगों को, वही सिर्फ अंदर लेती है। आ रही है बात समझ में? और एक कण के रूप में अंदर लेती है। किसमें? एक कण के रूप में अंदर लेती है। अगर दो भी कण होंगे तो वह नहीं लेगी, ठीक है। जैसे शुगर की ही बात करें, क्या होते हैं? देखो, मोनोसैकेराइड्स, सिर्फ किसको लेंगी? मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। मोनो का मतलब एक, शर्करा, ठीक है। तो एक को ही लेंगी, ज्यादा को नहीं लेंगी। फिर होते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब दो कण, किसके? शर्करा के, यानी कि शुगर के दो कण। एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, यानी कि जब 10 कण से ज्यादा हो जाते हैं, जब 10 कण से ज्यादा हो जाते हैं शर्करा के, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। यानी कि 3 प्रकार की हमारी शर्करा होती हैं। आगे हम प्रोटीन्स में इन पे चर्चा करेंगे, शुगर्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो अर्ध पारगम्यता का गुण होता है, चयनात्मक पारगम्यता का गुण होता है ना। यानी कि जिसकी आवश्यकता होती है सिर्फ उसको अंदर लेगी, अगर इसमें जल की आवश्यकता, जल ज्यादा हो गया है तो उसको बाहर कर देगी, यानी कि अर्ध पारगम्यता का होता है। जल को नियंत्रण करती है, यानी कि विसरण और प्रासरण का कार्य करती है। जल की जितनी आवश्यकता है सेल्स को, इतना लेगी, ज्यादा है तो उसको बाहर कर देगी। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? जल को नियंत्रित करती है। क्लियर है पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, देखिएगा। न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का अध्ययन। किसका? केंद्रक का अध्ययन हम किसमें करते हैं? केंद्रक का अध्ययन हम कायरोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? कायरोलॉजी। किसमें? कायरोलॉजी। और कोशिका का विभाजन को क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिएगा, पूछा भी जाता है एंटीपीसी वगैरह के लिए, तो महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बीओ के लिए भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। आइए, पूछा जाता है कि कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है, अर्थात कोशिका का मैनेजर किसको कहा जाता है?
तो कोशिका का दिमाग या कोशिका का मैनेजर न्यूक्लियस को कहा जाता है, अर्थात केंद्रक को कहा जाता है। देखिएगा ये बीच में जो हमने बनाया है, वास्तव में ये बीच में जो हमने बनाया है ब्लू कलर का, यही क्या है वास्तव में, यही न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। यही क्या है? न्यूक्लियस है, अर्थात केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ठीक है। और आपको पता है कि सेल में सिर्फ दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें क्या रहता है? डीएनए रहता है। एक तो आपका क्या रहेगा? डीएनए कहां पर? ये रेड कलर का जो अंदर हमने बनाई है संरचना से, है ना, ये क्या है? डीएनए। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। और तीसरा पादप सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। आइए अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के बाहर देखिएगा, यहां पर जो है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रेड कलर की संरचना। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका वास्तव में डीएनए के जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही दूसरी सेल्स में जाते हैं, है ना। यहां से क्या हुआ? डीएनए का विखंडन हुआ और कहां से निकले? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए निकले। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो स्मूथ की बात करें, ये चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंदर की तरफ है ये चिकनी है, और यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके ब्लैक ब्लैक करके बनाई है, ये देखिएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये वास्तव में क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि एक चिकनी एक खुदरी, है ना। तो जो खुदरी होती है वास्तव में ये राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं यहाँ पर। ठीक है। आ रही है बात समझ में? आगे चलिएगा। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होता है केंद्रक झिल्ली, जिसे हम केंद्रक कलाभी कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, अर्थात जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। अगला क्या है? न्यूक्लियोलस, अर्थात केंद्रिका। जो ये अंदर की तरफ है, एक और ये अंदर जो संरचना बनाई, 2 बनाया ना हमने, ये तो पूरा न्यूक्लियस हो गया, वो पूरा बाहर की। जो अंदर ये ब्लू कलर का बनाया है ये क्या वास्तव में? केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका है। और इसी के अंदर क्या है? क्रोमेटीन है, यानी कि धागे जैसी संरचना है, क्रोमेटीन है ना। आइएगा चर्चा करते हैं एक एक पर। ठीक है। क्लियर पॉइंट देखिए, जो केंद्रक झिल्ली है वास्तव में, और ये केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है? ये भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक कला जो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसमें क्या होता है? वास्तव में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। किसमें? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, है ना। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वही छिद्र क्या कहलाते हैं? वही छिद्र न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। यही छोटे छोटे छिद्र हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इसी छिद्र के कारण क्या होता है वास्तव में? किसका? कोई भी चीज है उसका आदान प्रदान जो करते हैं ये इसी के कारण करते हैं। किसके? न्यूक्लियर पोर के कारण ही करते हैं, अर्थात केंद्रिका केंद्रक छिद्र के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। जो भी आवश्यकता होती है, लेन देन जो होता है, वह आदान प्रदान होता है, वह इन्हीं न्यूक्लियर के माध्यम से होता है, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से होता है, केंद्रक छिद्र के माध्यम से होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? आगे चलिएगा। देखिएगा अब अगर हम बात करें इसकी केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य क्या है वास्तव में? केंद्रक द्रव्य क्या होता है? रंगहीन होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि केंद्रक द्रव्य का रंग कैसा होता है, अर्थात जो केंद्रक द्रव्य होता है यह वास्तव में रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसी के अंदर देखिएगा कुछ भाग से हम उनको लिख देते हैं। क्रोमेटीन, क्या? क्रोमेटीन होता है इसके अंदर। इसी के अंदर क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी के अंदर RNA होता है। RNA होता है।
है ना। और इस आरएनए के साथ साथ इसी में ही क्या होता है, इसी में ही राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम भी होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है कि बहुत सारे यानी कि कुछ एंजाइम भी रहते हैं। क्या रहते हैं, कुछ एंजाइम भी होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कभी भूलनी नहीं है, एग्जाम में आती है कि केंद्रक द्रव्य क्या है, वास्तव में रंगहीन है। इसी के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। इसी के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। याद रखिए आरएनए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसी के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम भी होते हैं। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। अगर हम अब बात करें किसकी, केंद्रिका की बात करें, तो केंद्रिका वास्तव में क्या है, आपसे पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले जो विभाजन होता है वह कहाँ होता है, तो वह केंद्रिका में ही होता है। यानी कि कोशिका का विभाजन जो होगा वह सबसे पहले कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ होता है, कोशिका केंद्रिका में होता है। किसमें होता है, केंद्रिका में होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक आ रही है बात समझे। अब अगर हम बात करें क्रोमेटिन की बात करें, तो क्रोमेटिन में वास्तव में देखिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये क्रोमेटिन वास्तव में क्या होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है। कैसी, धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। इसका न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। और न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आपको पता ही होगा क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। आगे हम आप चर्चा करेंगे इस बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। डीएनए के बारे में भी बताएंगे और आरएनए के बारे में भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा और आरएनए मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। अब थोड़ा सा सेल्स के बारे में भी हम बता देते हैं अंक के, क्योंकि आगे आपको पढ़ने हैं। ये पादप सेल है, पादप कोशिका का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। एक एक के बारे में आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया और कोशिका भित्ति के बारे में बताया। यानी कि आज 3 कोशिकांगों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, डीएनए और आरएनए पर, है ना। एक एक कोशिकांग को पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भैया लाइक बटन ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये क्या है, ये वास्तव में है गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, इसे हम कहते हैं गाल्जी काय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, गाल्जी काय कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसी के अंदर ये सेल्स है, इस सेल के अंदर ही क्या रहता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका द्रव्य। हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य रहता है। ये जो देखिएगा ब्लैक कलर की एक संरचना बनाई है हमने कोशिका के अंदर ही, ये क्या है, वैक्यूल्स है, इसे हम रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका, भंडार गृह भी इसको कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे एक एक बार। ये राइबोसोम है, क्या है, ये यहाँ पर संरचना जो बनी हुई है ये क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। सबसे बड़ा अंतर समझिएगा कि प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वास्तव में वह 80S प्रकार का होता है, 80S प्रकार का, अर्थात जो प्रोटीन बनाने की जो क्षमता है इसकी अधिक होती है। 80S वाले की क्या होती है, प्रोटीन बनाने की क्षमता अधिक होती है ना। S जो है वास्तव में क्षमता को प्रदर्शित करता है ना, कि कितना प्रोटीन बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। जब राइबोसोम पढ़ाएंगे एक एक बार इसके उपभाग यानी कि उपखंड भी बताएंगे, है ना, कितने कितने होता है, 70S का भी और 80S का भी, ठीक। ये देखिएगा इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण तो रंग काला हो रहा है। और ये 3 प्रकार के होंगे, आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे आप,
ठीक है। इसे हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। 3 प्रकार के होते हैं, आगे चर्चा करेंगे, है ना, एक एक भाग के बारे में चर्चा करनी है। ये क्या है? ये प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। इसे प्लास्टिड ही कहेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? लवक कहेंगे। हिंदी में लवक। ये प्लास्टिड है, इसे क्या कहेंगे? लवक कहेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो ये संरचना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। और ये नोट्स बना भी रहे हो आप, नहीं बना रहे हो, एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। साइंस का भी जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ देखिएगा। ज्योग्राफी के लेक्चर में मिलेंगे। आरओ का जो एग्जाम रुका हुआ है ना, उसमें जो हिंदी आना है शब्दकोश से, उसकी वीडियो चल रही है ना, उसकी हमने कई सारे खंड खत्म कर दिए हैं। कल शायद या परसों एक वीडियो हम और डालेंगे। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खत्म हो जाएगा, उसके बाद तत्सम तद्भव कराएंगे, और जैसे ही तत्सम तद्भव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में विशेषण विशेष्य कराएंगे, है ना। एक एक प्रश्न को लेंगे, किसी भी पीसीएस में आया हो, चाहे झारखंड पीसीएस में हो, है ना, उत्तराखंड पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, तो उन पे सबसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।